Yes, welcome class 12th in today's class, and today we will be again proceeding with Henry Fayol's 14 principles of management, and we would be beginning with the principle of scalar chain today. Is that clear, class? This principle is quite simple and you will understand it in a single go. But the thing is that how will you present it in the exam so that you can score full marks? Okay. So now let's begin with the principle of scalar chain. As you can see, there is a word written chain. Chain means प्रॉपर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी. यहीं से समझो चेन का मतलब होता है जब एक ने सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन से लिंक्ड हो लाइक अ चेन. अब ध्यान से देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग इन द आंसर शीट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ स्केलर चेन. इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द टीचर अगर आप डायरेक्ट पहले स्केलर चेन की डेफिनेशन देते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर चेन? The formal lines of authority from highest to lowest ranks are known as scalar chain. That means टॉप पोजीशन से लो पोजीशन तक जो अथॉरिटी की लाइंस हैं कि कौन किसको ऑर्डर दे सकता है. सपोज कि प्रिंसिपल कैन गिव ऑर्डर टू एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट. HOD can give order to departmental in charge can give order to class teacher can give order to students. तो ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, टॉप पोजीशन से लो पोजीशन तक जा रही है कि टॉप अपने नीचे वाले को ऑर्डर दे रहा है, उससे नीचे वाला अपने नीचे वाले को ऑर्डर दे रहा है, देन अगेन वो पर्सन अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है. दिस वे इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल, इट्स नॉट इनफॉर्मल. यहाँ पे कोई भी फ्रेंडशिप की बात नहीं है. It is a formal means completely official. Formal lines of authority that are flowing from highest to lowest ranks. This line of authority is known as scalar chain. So first and foremost important thing for you people to mention is the definition, and you can clearly learn it side by side this video lecture. Formal lines of authority from highest to lowest rank are called scalar chain. Now next important point, you have to quote the lines of Fayol. as I've already said, case studies में objective type questions में Fayol की as it is quoted line आ सकती है and you have to identify the principle. That's why Fayol की quoted line क्या है? According to Fayol, organization should have a chain of authority and communication. Again बात यही हो रही है, authority and communication that runs from top to bottom and is followed by managers and the subordinates. And खास बात क्या है इस principle की, the principle of scalar chain, that it must be followed by the managers as well as the subordinates. It's not like that कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही या सिर्फ जो सुपीरियर्स हैं उन्हें ही ये फॉलो करना है. नो, दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन. तो फर्स्ट पॉइंट इन द एग्जाम यू विल बिगिन विद द डेफिनेशन. Secondly, you will quote the line of Fayol, and third is very easy, begin with the example. In example, you can score much marks because the example include a ray diagram as well as the explanation of the example, which is quite easy. ध्यान से देखो, सपोज करो ये एक ऑफिस में एक स्केलर चेन है. इट्स एन एग्जांपल कि सुपीरियर जो ए है और ए के अंडर टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी. दीज आर दी टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी अंडर ए. एक लाइन फिर देख लो, ए बी सी डी ई एफ, अदर ए एल एम एन ओ पी. नाउ सपोज अ सिचुएशन इन विच ई हैज टू कम्युनिकेट विद ओ. तो ऐसा नहीं है कि ई एंड ओ सेम लेवल पे है तो दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हाउ विल ई कम्युनिकेट विद ओ? ध्यान से देखो, ई पहले डी को कम्युनिकेट करेगा, डी मैसेज सी को देगा, सी बी को, बी ए को, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ. तो दिस वे द कम्युनिकेशन वुड फॉलो. ई डी को, डी सी को, सी बी को, ए एल एम एन ओ, तब जाके ओ को मैसेज मिलेगा. नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि ऐसे एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ऐसे काम होता है तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. पहले के ज़माने में ये टाइम कंज्यूमिंग होता था, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. बिकॉज अगर ई ने ओ से बात करनी है तो ई मैसेज देगा डी को,
डी सी को, बी को, फिर ए एल एम एन ओ, प्रोसीजर यही रहेगा, बट विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स दिस प्रोसेस हैज बीन कटेड इन इट्स लेंथ, बहुत ज्यादा कट हो चुका है अपनी लेंथ में, क्योंकि ईमेल फटाफट पास ऑन होती है विद इन सेकेंड्स. इज दैट क्लियर क्लास? तो ये है कि थर्ड पॉइंट आपका बनता है, यू विल ड्रॉ द रे डायग्राम एंड यू विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ स्टार बना के हाउएवर करके लिखी है, वो क्या है कि ठीक है, हमने समझा कि हर कंपनी में फॉर्मल लाइन्स होती है. इन एक्चुअल सिनेरियो ऑल्सो आपको ये दिखेगा, एमएनसीज में पूरी फॉर्मल लाइन्स होती है, प्रॉपर स्केलर चेन. आप इसी तरह से मैसेज फॉरवर्ड करते हो कंपनीज में, एमएनसीज में. बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ध्यान से सुनो, फेयोल ने बोला है ये प्रिंसिपल फॉलो करो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ सिचुएशन. जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, एवरीथिंग इज स्मूथ, यू हैव टू फॉलो स्केलर चेन ओनली. बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है एंड ई को बहुत इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है ए से, तो ऐसे केस में आप स्केलर चेन को अवॉइड कर सकते हो. I am repeating this point again and you listen to this point again very carefully. In the case of emergency के केस में आप स्केलर चेन प्रिंसिपल को वायलेट कर सकते हो and you can directly contact to A and this route would be called gangplank. Very important term. What do you mean by gangplank? Is an important CBSE question. The answer is gangplank is a situation of emergency when the principle of scalar chain is allowed to be violated and the person can directly communicate to the other person of the same level. ध्यान से सुनो, same level से आप directly communicate कर सकते हो. But with the present modifications and the changing business environment, अब बोलते हैं कि गैंग प्लैंक, पहले तो यही होता था कि गैंग प्लैंक का मतलब है कि टू पर्सन्स एट द सेम लेवल कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विद ईच अदर, दे मस्ट बी एट द सेम लेवल. अकॉर्डिंग टू फेयोल, गैंग प्लैंक तभी होता है जब दो पर्सन एट द सेम लेवल इमरजेंसी के केस में कॉन्टैक्ट करें. बट प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अब काफी एमएनसीज ने ये अलाउड करना शुरू कर दिया. सपोज ई को ए से बात करनी है तो ई एंड ए आर नॉट ऑन द सेम लेवल, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी ई ए से भी डायरेक्टली बात कर सकता है. ये आज की सिचुएशन की डिमांड है. आज की एमएनसीज में जो वर्कर है वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकता है ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी. समझ आ गई बात? तो you have to keep in mind the 4 points. What are the 4 points? Definition of scalar chain, then the quoted lines of Fayol. Organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and is followed by managers and the subordinates. Then you will mention the example, you will draw the ray diagram, you will explain the flow chart. Then you will mention the however case, that is in case of emergency, what would happen. Is that clear? With these 4 points, your explanation would be clear, and the advantages and adverse consequences if this principle is followed are quite easy. You can read from the notes provided and you can easily understand them. Is that clear, class? So now I am beginning with the next principle, and the next principle we would be taking is principle of equity. Now see, class, equity. What is the meaning of the word equity? As the name suggests, equity means equality. Simple. It's very simple. Equity means equality. That means there should be an equal treatment to all the employees irrespective of their caste, color, sex, religion. कौन किस religion का है, किस caste का है, किस skin color का है, it should not matter. Everybody should be given an equal and fair treatment. But ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फेयोल ने तो बोला सबको इक्वली ट्रीट करो तो यू वुड बी गिविंग इक्वल सैलरीज टू ऑल द एम्प्लॉयज. नो,
इट्स नॉट लाइक दैट. सैलरीज तो हमेशा आपकी वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिलती है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलती है, आप किस टाइप की जॉब कर रहे हो उस अकॉर्डिंग मिलती है. तो इक्वालिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता. यू वुड बी गिविंग इक्वल सैलरीज टू ऑल द एम्प्लॉय, यू वुड बी गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज. बट ध्यान से सुनते जाओ, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस इक्वल ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं. वो क्या है? नंबर 1 विच वी डिस्कस नाउ, सैलरीज शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू वर्क प्रोफाइल. सेकेंड, lazy personnel who do their work slowly or who are not active in their work, they should be dealt strictly. ऐसा नहीं है कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है तो हम इन 2 जनों को पनिशमेंट नहीं देंगे बिकॉज हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है. ऐसा नहीं है. ट्रीटमेंट इक्वल का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है एंड सम पर्सनल आर क्वाइट लेजी तो भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और उनको लेजी रहने दे रहे हो. नो, ध्यान से सुनना. मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है, माना इक्विटी का मतलब है दैट यू वुड बी प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज, बट स्टिल salary should be given according to the work profile. And second, lazy personnel, they should be dealt strictly. Is that clear, class? And this principle says if the manager follows principle of equity, so it leads to increased devotion on the part of employees. अगर आप अपने सभी वर्कर्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो एम्प्लॉयज वुड बी सेटिस्फाइड, दे वुड बी हैप्पी एंड दे वुड बी वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन. कि किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो दे वुड बी हैप्पी. सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कुछ वर्कर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है बिकॉज वो उसके रिलेटिव्स हैं और बाकी वर्कर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही. सपोज उन 2 वर्कर्स को जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको लेट आने पे कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है, कहते कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ना, उनकी सैलरी डिडक्ट होती है. बट जब एक नॉर्मल वर्कर लेट आता है उसकी डांट भी पड़ती है और उसकी सैलरी भी डिडक्ट होती है, तो ऐसे केस में वो वर्कर डिससैटिस्फाई हो जाएगा एंड ही वुड नॉट वर्क विद फुल डिवोशन. कि भाई यहाँ तो पार्शियलिटी चलती है, अपने रिलेटिव्स को तो मैनेजर कुछ नहीं कहता, वो तो लेट आते हैं, उनको इंक्रीमेंट भी ज़्यादा मिलता है, हमें ना तो इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, हमें डांट भी पड़ती है, हमारी सैलरी भी कट होती है. तो ही वुड बी फुल ऑफ ग्रजेस. He would not be doing his work with full devotion. That means principle of equity is needed for the satisfaction of employees. Employees ही satisfied नहीं होंगे तो they would not work with full devotion. इस चीज को आपको ध्यान रखना. That means अगर आप ये principle follow करते हो तो it leads to more devotion या more loyalty on the part of workers. Is that clear, class? Now आप आज का example देखो. When you will quote The present examples in CBSE board तो बहुत ज़्यादा impression create होता है on the mind of teachers. इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है. तो ध्यान से सुनो कि जितनी भी MNCs है, ठीक है, आप उनके अंदर देखते हो they are multinational corporations, their operations are running across the different countries of the world. MNCs में principle of equity follow होता है. कितनी ऐसी MNCs है जो US based है, UK based है, बट उन्होंने अपने CEO इंडियंस को बना रखा है. दे आर नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी. ये तो इंडियंस हम तो अपने यूके के पर्सन को ही सीए बनाएंगे, या जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो ये कह रही है हम तो अपने यूएस के जो बेस्ड पर्सन है या जो यूएस सिटीजन है हम उसको ही सीईओ बनाएंगे. ऐसा नहीं होता. एमएनसीज आर appropriately exactly following the principles of equity. आप खुद देखोगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका सीईओ कौन है? संजय नडेला, एन इंडियन. तो बेसिकली दे डोंट give unequal treatments on the basis of caste, sex, religion or the country of origin. They're giving equal treatment to all, equal opportunity to all. जिनमें talent है वो आगे आओ. Discrimination नहीं है on the basis of any factor. Is that clear, class? तो MNCs एक latest example है जो आप अपने पेपर में दोगे and you would be creating a very good impression on the teacher. Is that clear, class? वही नाउ यू कैन कोट द एग्जांपल्स कि अगर 2 एम्प्लॉयज लेट आ रहे हैं तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देनी. ऐसे नहीं आप एक को छोड़ रहे हो एक को आप डांट रहे हो.
If two employees are coming late to the office, you must give them equal treatment. If two employees are working on the same post, you must give them equal salaries. Is that clear, class? ठीक है, तो in the principle of equity you would be giving the main concept. It means treating all the employees equally without any discrimination on the basis of caste, sex, religion and all that. Keep these 2 points in mind. Be very particular for mentioning these 2 points in mind. It does not mean giving equal salary, as salary should be given according to work profile. Secondly, lazy personnel should be dealt with strictly. Then you would be mentioning what is the advantage of this principle. Then you would be quoting various examples, general examples, but particularly mention the example of MNCs for better impression on the examiner. Is that clear, class? So what is the advantage of using this principle, following this principle? Increased devotion, employee satisfaction, and adverse effect. If you would not follow this principle, employee would be dissatisfied, they would not work with full devotion, even they can leave your company, यानी employee turnover बढ़ जाएगा. I hope you understand the meaning of the word employee turnover, कि employees जब job छोड़ के चले जाते हैं दूसरी companies की तरफ, तो it would lead to employee turnover. I hope this principle is again clear, and what points you have to mention in the exam is most important. Understanding the concept is a different thing, and keeping in mind the points which would be helping you to gain marks is another point. So you have to work on both the things. You have to understand the concept, plus you have to keep in your mind what point should be mentioned in the answer sheet, so that there is no chance of deduction of marks. Okay, now next principle we would be taking is principle of initiative. What do you mean by initiative? Initiative का मतलब क्या होता है? First step towards self motivation. जब आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हो, आप यार तू भी तो कोई इनिशिएटिव ले, सारा काम मैं ही करूँ. कई बार टीचर्स कहते हैं कि क्या मैं ही सारा इनिशिएटिव लूँ, तुम भी तो बेटा इनिशिएटिव लो. इनिशिएटिव मीन्स अपना कदम बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, खुद आगे आओ. तो यही प्रिंसिपल फेयोल ने बोला कि वर्कर्स को आगे आना होगा. वर्कर शुड टेक इनिशिएटिव. उन्हें आगे आगे अपने प्लान्स खुद कैरी करने होंगे. ये तो मैंने फेयोल की लाइन्स कोट करी. वर्कर शुड कैरी आउट देयर ओन प्लान्स फॉर डेवलपमेंट. आप इसको इजी करते हैं. थोड़ा इजी करने का मतलब है कंपनी के अंदर वर्कर्स को आगे आके अपने सजेशंस देने होंगे. दे मस्ट ऑफर देयर सजेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. ऐसा नहीं है यार टॉप मैनेजमेंट जो कह रहा है यार चल वही करते रहते हैं. अपनी क्रिएटिविटी, आपके पास अपने आइडियाज हैं, अपने सजेशन से कम फॉरवर्ड. आप एक वर्कर हो, आप एक्चुअली में प्रोडक्शन करते हो, आप ज़्यादा प्रोडक्शन को जानते हो. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, कोई सजेशन आ रहा है जो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को और एफिशिएंट बना सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो कम फॉरवर्ड. तो फेयोल यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में, दैट मैनेजमेंट शुड एनकरेज द सजेशंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ वर्कर्स. मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए वर्कर्स को कि वो अपने सजेशंस लाएं. एंड जो सजेशन सच में बहुत बेनिफिशियल हो, या जिससे सच में कॉस्ट कम हो जाए, एक बार कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाए, टाइम कम हो जाए काम करने का, काम जल्दी जल्दी होने लग जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, उस वर्कर को आप रिवॉर्ड भी दो, सो दैट वो वर्कर मोटिवेट हो और सजेशंस लाने के लिए. एंड उसको देख के और वर्कर्स भी क्या लेके आए, सजेशंस लेके आए. तो लेट्स क्विकली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू फेयोल, व्हाट इज फेयोल saying? You must quote the line. According to फेयोल, it's present in your notes also. Workers should be encouraged. Workers should be encouraged to develop and carry out. To develop, try to learn this line side by side. To develop and carry out their plans for improvement. अगर उनके पास कोई भी प्लान है इम्प्रूवमेंट का, they must come forward.
तो ये इंपॉर्टेंट लाइन फ्योल ने बोली, लर्न दिस लाइन साइड बाय साइड। वर्कर्स को एनकरेज करो कि अगर उनके पास कोई भी इम्प्रूवमेंट का प्लान है तो उसे सामने लेके आए। एंड ये एनकरेज किसे करना है? मैनेजमेंट शुड एनकरेज। तो मैनेजमेंट शुड लिसन टू दी सजेशंस ऑफर्ड बाय दी वर्कर्स। वर्कर्स आपको जो भी सजेशन दे रहे हैं उन्हें सुनो। एंड अगर कोई सजेशन सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल मीन्स जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड टाइम रिड्यूस होता है, इफ एनी सजेशन रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल, बहुत ज़्यादा रिडक्शन इन कॉस्ट एंड टाइम, अगर कोई सजेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंड टाइम के अंदर रिडक्शन करता है, रिजल्ट करता है कि टाइम और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो दैट सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड, दैट वर्कर शुड बी रिवॉर्डेड। उससे क्या होगा? वो वर्कर भी मोटिवेट होगा कि वाओ यार, मैंने एक सजेशन दिया, मुझे रिवॉर्ड मिला। ही वुड बी प्रोवाइडिंग यू मोर एंड मोर सजेशंस अगेन, एंड द अदर वर्कर्स वुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड कि अगर उसको अवार्ड मिला तो हम भी और सजेशन देते हैं। एंड दिस वे मैनेजमेंट के पास हमेशा क्रिएटिव सजेशंस आएंगे। तो मैनेजमेंट शुड ऑलवेज लिसन टू द सजेशंस ऑफर्ड बाय द वर्कर्स। नेक्स्ट, बट एक बात ध्यान रखना, वर्कर्स के सजेशन सुनते टाइम ऐसा ना हो कि उनके सजेशन फॉलो करने के चक्कर में आप अपनी कंपनी की जो रूल्स है उनको तोड़ दो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सजेशंस फॉलो करो, सजेशन अच्छे से फॉलो, जो अच्छा सजेशन लगे फॉलो करो, बट अपनी कंपनी के रूल्स नहीं तोड़ते। तो एडवांटेज क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का? वर्कर्स अगेन उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, वो और डिवोशन से काम करेंगे, उन्हें कंपनी अपनी लगने लगेगी, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगी, उनके द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज की उनके कंपनी के साथ क्या अपनापन है वो बढ़ जाएगा। एंड एडवर्स इफेक्ट इसका उल्टा है, वो डिवोशन से काम नहीं करेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, बिलोंगिंगनेस नहीं होगी। बेटा ये जो एडवांटेजेस है, एडवर्स इफेक्ट इफ दिस प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव, बी पार्ट एक्सप्लेन द अबव प्रिंसिपल, सी पार्ट व्हाट वुड हैपन इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो इसीलिए आपको मेरिट्स और एडवर्स इफेक्ट इफ दिस प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड दोनों ही बहुत अच्छे से करने हैं। इज दैट क्लियर क्लास? So now revise all these principles once again, watch the video twice। तो आप खुद देखोगे आपको 3 के 3 principles side by side learn हो गए। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं they are requested to learn these principles side by side and fare them in the registers। Is that clear? कोई भी डाउट है तो just contact me, I'll clear your doubts। बट इस वीडियो को अगर आप 2 बार भी देख लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू मेंशन इन द एग्जाम वो साइड बाय साइड क्लियर हो जाएंगे। इवन यू कैन फ्रेम द आंसर्स इन योर लैंग्वेज ऑल्सो। Is that clear class? So now focus and start doing your work.